चैप्टर 2 एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी। चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की एक मुहिम स्टार्ट हुई और वो किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे हमारी कमिटीज़ बनी और क्या क्या सेशंस हुए थे उस दौरान जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, क्या क्या डिबेट चली थी और फाइनली हम देखेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न थे जब वो इन्फोर्स हुआ और क्या कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लेके शुरुआत जो होती है 1934 में होती है। ये वही समय था जब एम.एन. रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक डिमांड रखी कि हमें जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड थी वो एम.एन. रॉय ने फॉरवर्ड करी थी और उसके लिए उन्होंने ये बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसमें हमारे खुद के लोग होंगे और वो खुद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। 1935 की ये बात है। आईएनसी भी इसको अप्रूवल देती है। आईएनसी भी फिर अब डिमांड शुरू कर देती है कि हमें एक सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। 1935 का यह टाइम था। 1938 में 3 साल के बाद जो है जेएल नेहरू आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपनी फ्री इंडिया का और इसमें किसी भी आउटसाइड मेंबर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम भारतीय ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब एक प्रॉपर इलेक्शन होगा। इलेक्शन में मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, हमारे लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। और ये जो इलेक्टेड बॉडी होगी इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोली जाएगी और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया को फ्रेम करेगी। फाइनली ब्रिटिशर्स ये डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अगस्त ऑफर जो कि 1940 को आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करती है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी और इसे हम अगस्त ऑफर बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त 1940 में आया था, तो हमने इसे अगस्त ऑफर नाम दिया है। 1942 में एक सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एक कैबिनेट कमेटी का मेंबर था। ठीक है, वो भारत आता है और वो इस अंग्रेज़ों के द्वारा इसलिए भेजा गया था ताकि वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था कि हमें किसी भी तरह का आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है। पर 1942 में एक सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की कमेटी आती है जो बोलती है कि अंग्रेज़ों के द्वारा बोला जाता है कि ये आपके ड्राफ्ट में हेल्प करेगा आपके, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनेगा और जो कि आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है उसको लागू किया जाएगा। पर फाइनली क्या हुआ, क्रिप्स प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। मुस्लिम लीग एक अपनी सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग जाती है और एक सेपरेट स्टेट की डिमांड, एक 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की डिमांड आती है इसके बाद और फाइनली एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है। और इवन दो उसके आइडिया को जो रिजेक्ट कर दिया गया था, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को कैबिनेट कमेटी ने रिजेक्ट करा, पर उसने एक स्कीम प्रिपेयर किया कि किस तरह आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो बनेगी। ठीक है, और उससे जो हमारी पार्टीज थी आईएमएल और आईएनसी दोनों सेटिस्फाइड हो गई। तो जो कैबिनेट मिशन था उसने हमारी जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होगी उसको रिजेक्ट कर दिया। पर उन्होंने एक स्कीम बताया कि किस तरह आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली है। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ये बोला गया कि ये हमारी फाइनली आती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कीम जो कि हमारे कैबिनेट मिशन ने दी थी और हमने इसे क्या बोला, कैबिनेट मिशन प्लान बोला। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये आता है और ये बात थी नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन जो थे ऑन द बेसिस ऑफ द स्कीम जो कि हमारी कैबिनेट मिशन प्लान की थी। अब हम कुछ फीचर देखेंगे इस स्कीम में। सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो 389 बताई गई। ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 389 सीट्स होगी जिसमें से 296 जो सीट्स होगी आपकी ब्रिटिश इंडिया से आएगी और 93 सीट्स जो होगी वो आपकी प्रिंसली स्टेट से आएगी। ठीक है, तो टोटल आपकी 389 सीट्स है, 296 आपके ब्रिटिश इंडिया की है और 93 सीट्स आपके प्रिंसली स्टेट्स की है।
ठीक है, तो 389 टोटल है। उसके बाद 296 सीट जो कि ब्रिटिश इंडिया से हैं वो फर्दर डिवाइडेड है कि 292 जो सीट्स हैं वो हमारे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से हैं और 4 जो है वो 4 हमारे कमिश्नर प्रोविंसेस से हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट था इस कैबिनेट मिशन प्लान का। सेकंड ये था कि दैट हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट से जो होगा एक मेंबर आएगा और वहाँ पे जो सीट्स का जो एलोकेशन होगा वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीट्स उस एरिया से आएगी। तो पॉपुलेशन का क्या कोटा सेट किया गया था कि दैट हर एक 1 मिलियन जनसंख्या के ऊपर हमारी एक सीट होगी। ठीक है, फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन देयर विल बी 1 सीट आइदर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स और फ्रॉम द प्रोविंस। ठीक है, तीसरी बात ये कही गई कि जो हमारी जो सीट्स होगी वो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस में डिवाइडेड होगी अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। अब 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ की भी बात कही गई कि जो सीट्स जो होगी वो डिवाइडेड होगी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, जिसमें हमारे मुस्लिम्स है, हमारे सिख्स है और जनरल है। जनरल में हमारे वो लोग हैं, वो कैटेगरीज है जो कि एक्सक्लूड करती हैं सिख्स और मुस्लिम्स को। ठीक है, तो उनकी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग, उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही ये सीट्स डिवाइडेड होगी मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बीच में। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था इस कैबिनेट मिशन प्लान का। चौथी बात ये कही जाती है कि फोर्थ पॉइंट ये रखा जाता है कि दैट हर एक कम्युनिटी जो होगी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने सिख देखे, मुस्लिम देखे, जनरल देखे, उन्हीं के मेंबर अपने ही मेंबर को इलेक्ट करेंगे। ये हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आएंगे और वोटिंग जो होगी वो होगी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दैट इज PRST। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि दैट 3 कम्युनिटीज़ होगी। फर्दर बोला जाता है कि दैट हर एक कम्युनिटी के मेंबर अपने ही मेंबर को इलेक्ट करेंगे और वो मेंबर जो होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा। ठीक है, अब जब वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा तो वो किस मेथड से आएगा? थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। अब फर्दर 5वां पॉइंट ये बोला जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंसली स्टेट्स के, वो नॉमिनेट करे जाएंगे बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अगर आप प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो वहाँ के जो राजा महाराजा है, ठीक है, वो अपने ही मेंबर को किसी को भेजेंगे अपॉइंट करके, जो कि उनको रिप्रेजेंट करेगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो पार्टली इलेक्टेड होगी, पार्टली नॉमिनेटेड होगी। ठीक है, अब जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, क्योंकि हमने देखा कि वो पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आएंगे और वहाँ से वो इलेक्ट होकर फर्दर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। ठीक है, और उनका जो इलेक्शन होगा वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होगा। फर्दर बोला जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स है, वहाँ पे जो चुनाव होता है वो जुलाई अगस्त 1946 में जाके होता है। और अराउंड INC की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 208 सीट जीत जाती है 296 सीट्स में से। IML हमारी 73 सीट्स जीतती हैं और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी आते हैं जो कि 15 सीट्स पे जीतते हैं। 93 सीट्स जो थी वो अलॉट करी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, हमने वहाँ से क्या देखना था कि वहाँ के जो राजा महाराजा है उन्होंने ही किसी को नॉमिनेट करके भेजना है। ठीक है, तो ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स थी। ये जो वैल्यूज है, ये जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये जो CMP के हमारे 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाता है कि जो हमारे जो सीट्स है, अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमने देखा कि पार्टली इलेक्टेड है, पार्टली नॉमिनेटेड है। अब हम ये देखा था कि दैट इलेक्शन जो था वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली was not directly elected by the people on the basis of the adult franchisee, पर असेंबली जो थी वहाँ पे हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, चाहे आपके मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, SC STs हो, एंग्लो इंडियंस हो, क्रिश्चियंस हो, पारसीज हो। ठीक है, इंक्लूडिंग द वुमेन। जो असेंबली जो थी वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को कवर करती थी, जो नेहरू थे, हमारे CR दास थे, ठीक है, हमारे काफ़ी सारे लीडर्स थे, MA जिन्ना थे। ठीक है, पर उसमें महात्मा गांधी जो थे वो नहीं थे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह CMP हमारा एक डिमांड उठी थी हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लेके और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन को लेके। अगस्त ऑफर आता है 1940 में, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स का मिशन आता है पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर
एक सीएमपी आता है, कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, और उसके बाद एक स्कीम फॉर्मुलेट करी जाती है कि आपकी किस तरह कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, किस तरह सीट्स का एलोकेशन होगा, क्या उनकी स्ट्रेंथ होगी, क्या कौन कौन रिप्रेजेंटेड होगा, और किस तरह हमारा पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स का एलोकेशन होगा। और फिर हमने देखा कि जुलाई अगस्त 1946 में जाके आपके इलेक्शन होते हैं, आईएनसी को 208 सीट मिलती हैं, मुस्लिम लीग हमारी 73 सीट से जीतती है, और हमारे इंडिपेंडेंट के 15 मेंबर हैं। और फाइनली इस तरह कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक हमारी बॉडी बन जाती है। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, अब इनके पहले सेशन होने वाले थे जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग का काम शुरू करेंगे। तो पहला जो सेशन हुआ वो दिसंबर 9 1946 को हुआ। तो हमने देखा था कि जुलाई अगस्त में हमारे इलेक्शन हुए थे और नवंबर तक रिजल्ट आ गया था, और दिसंबर 9 1946 को हमारी पहली बैठक होती है, मीटिंग होती है। मुस्लिम लीग इसको बॉयकॉट करती है, पर क्योंकि उनकी अब डिमांड शुरू हो गई थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग के जो 73 मेंबर थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो खाली 211 मेंबर्स आए थे पहले सेशन में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था एक टेम्पररी प्रेसिडेंट घोषित करा गया। और ये प्रैक्टिस जो थी फ्रांस में हुआ करती थी कि जो भी हमारा ओल्डेस्ट मेंबर है, सीनियर मेंबर था, उसको एक टेम्पररी पीरियड के लिए एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना उसके जो थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट हुए। लेटर ऑन हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें जो था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली घोषित किया गया। साथ ही साथ जो हमारे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णचारी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने असेंबली के। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि हमारे टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बने, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फाइनली प्रेसिडेंट बने थे परमानेंट असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी, हमारे वी.टी. कृष्णचारी जो कि वीपी बने थे। अब वीपी का मतलब है स्पीकर, ये स्पीकर हुआ करते थे। एंड इन अदर वर्ड जो असेंबली जो थी उसमें 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है। तो वीटी कृष्णचारी और हमारे एच.सी. मुखर्जी तो थे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, 2 हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आए थे। अब फाइनली दिसंबर 9 1946 को पहला सेशन हुआ। अब दिसंबर 13 1946 को जे.एल. नेहरू एक हिस्टोरिक रिमार्क देते हैं, दैट वाज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जे.एल. नेहरू इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखते हैं असेंबली में। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये फंडामेंटल्स और फिलॉसफी बताने वाला था कि किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात ये बोली जाती है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अब इलेक्ट हो गई है, अब वो डिक्लेयर करती है कि हम सोलेमली रिजॉल्व करते हैं कि हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक बनाएंगे और एक इंडिया के फ्यूचर के गवर्नेंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे। तो ये सबसे पहला बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया था, जो कि जे.एल. नेहरू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जे.एल. नेहरू ने दिसंबर 13 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा कि हम जो है इसमें अराउंड 7-8 चीज़ें थी जो कि जे.एल. नेहरू ने रखी थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि हम सोलमली रिजॉल्व करते हैं कि हम भारत को एक इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक बनाएंगे, साथ ही साथ जो है उसके फ्यूचर के गवर्नेंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो टेरिटरीज़ होती हैं जो भी अभी तक अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर थी, या जो भी टेरिटरीज़ थी जो कि उनके हाथ में थी, उनके कंट्रोल में थी, ठीक है, वो हमारे पूरे मिल के वो सारे जुट के मिलजुल के एक इंडिया बनाएगी, ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक होगा, एक इंडिपेंडेंट सोवरन इंडिया के नाम से जाना जाएगा, और उसका यूनियन होगा, इन सारी स्टेट्स का आपस में यूनियन होगा, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है। तीसरी बात ये कही जाती है कि जो भी टेरिटरीज़ है, ठीक है, जहाँ जो कि आज की जो बाउंड्रीज़ है, आज के जो हमारे जो मैप है, ठीक है, वो उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उनकी जो टेरिटरीज़ है वो डिटरमाइन करी जाएगी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अकॉर्डिंग टू द लॉ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। और वो उन्हें जो अथॉरिटी होगी वो ऑटोनोमस यूनिट्स की होगी, ये प्लस उन्हें कुछ सर्टेन रेसिड्यूरी पावर्स दी जाएगी, और वो सारे फंक्शंस और पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, एक्सेप्ट कुछ पावर जो होगी वो खाली हमारे यूनियन के पास होगी। तो एक तरह से फेडरेशन का जो मुद्दा था और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया था। बोला गया था कि जो हमारी स्टेट्स है वो आपस में यूनाइट होगी, वो एक सर्टेन उनको पावर्स होगी, ऑटोनोमी होगी, साथ ही साथ कुछ पावर्स हमारे यूनियन के पास भी होगी।
फर्दर फोर्थ पॉइंट ये आता है कि दैट जितनी भी पावर अथॉरिटी हमारे सोवरन इंडिया की है, इंडिपेंडेंट इंडिया की है और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स और ऑर्गन्स की है, वो लोगों के द्वारा ही ये पावर अथॉरिटी जो होगी, पावर और अथॉरिटी डिराइव होगी। तो जितनी भी पावर है, अथॉरिटी है सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया की और उसके पार्ट्स की, उसके ऑर्गन्स की, वो लोगों से ही डिराइव होगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में ये बोला जाता है कि दैट हर एक लोगों को, हर एक जो हमारा नागरिक है उसे सर्टन राइट्स होंगे, उसको सर्टन अथॉरिटीज़ होगी, जैसे वो जस्टिस उन्हें दिया जाएगा, सोशल होगा। जस्टिस कैसे होगा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात कही गई, इन द अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कही गई, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ की बात कही गई, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन एंड सब्जेक्ट टू द लॉ एंड द पब्लिक मोरालिटी। तो लोगों को एक तरह से जो ह्यूमन राइट्स थे वो यहाँ इंश्योर कराए जाते हैं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। फर्दर सिक्स्थ पॉइंट ये आता है कि दैट वी नीड टू सेव गार्ड द माइनॉरिटीज़। हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हमारी जो डिप्रेस क्लासेस हैं, उनके लिए हमें सर्टन सेफ गार्ड्स हमें रखने होंगे। सेवेंथ पॉइंट ये आता है कि दैट हम इंटीग्रिटी जो है हमारी टेरिटरी की, हमारे रिपब्लिक की इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे। ठीक है, हमारे सर्टन राइट्स होंगे, सोवरन राइट्स होंगे लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, एयर के ऊपर। ठीक है, और ये बेस्ड होंगे ऑन द जस्टिस एंड द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, दैट एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू ही हर एक इंसान को, हर एक टेरिटरी को, हर एक एरिया को सर्टन अथॉरिटी होगी और ये सारे आपस में एक तरह से इंटीग्रेट करेंगे हमारी कंट्री को। एट्थ पॉइंट ये आता है कि दैट हमारी जो कंट्री है वो एक राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस ऑक्यूपाई करती है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और वो इसी ही तरह अब पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को प्रमोट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो बोला जाता है फाइनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि नेहरू जी बोलते हैं कि दैट हमें एक राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस इस वर्ल्ड में देनी है जो कि इसको कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। फर्दर ये रेजोल्यूशन जो था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, इसको फाइनली अडॉप्ट किया जाता है जनवरी 22, 1947 को। दिसंबर 13 को ये लाया गया और जनवरी 22, 1947 को ये पारित हुआ। और इसमें एक क्या किया कि ये एक फाइनल एक शेप देती है कि किस तरह, एक हमारा आउटलाइन देती है कि किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला था। और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग का, ड्राफ्टिंग का स्टेज था, हर एक में इसको रेफर किया गया है। फाइनली ये लेटर ऑन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसने एक प्रियम्बल का फॉर्म लिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट आता है कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई थी। अब ये क्या हुआ था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट नहीं लेना चाहती थी, आना नहीं चाहती थी। तो अप्रैल 28, 1947 की बात है। अराउंड 6 स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वही खाली जो थे वो हमारे असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे थे, फर्दर और कोई नहीं था। पर जब जून 3, 1947 को एक माउंट बेटन प्लान रखा गया, हमारी कंट्री को डिवाइड कर दिया गया, पार्टीशन हो गया, तो जितने भी मेंबर जो कि हमारे प्रिंसली रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ दी जो अदर प्रिंसली स्टेट से आते थे, उन्होंने अपनी असेंबली में जगह ले ली। ठीक है, तो जब माउंट अभी तक क्या थे, वो प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट नहीं ले रही थी, पर जब ये डिक्लेयर हो गया कि दैट हम इंडिया को आज़ादी देने वाले हैं और इंडिया का विभाजन होने वाला है, तो काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स वापस अपनी सीट्स ले लेती है। साथ ही साथ जितने भी मेंबर जो कि मुस्लिम लीग से आए थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और वो फर्दर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उन्होंने बनाया। एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आई थी 1947 में और इसमें हमारे 3 चेंजेस करे गए थे हमारे असेंबली की पोजीशन में। ठीक है, तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में भी हमने देखी थी, 1947 में आई थी। इसमें क्या बोला गया कि जो असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो एक फुली सोवरेन बॉडी है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकती है। पर अब जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, दूसरे इंडिया को। एक्ट ये भी एम्पावर करती हैं कि असेंबली जो है ये किसी भी ब्रिटिश लॉ को, किसी भी ब्रिटिश एक्ट को अल्टर कर सकती है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए बनाई है। ठीक है, तो काफ़ी इस पावरफुल बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे जो असेंबली है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है,
असेंबली जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो उसके पास दो फंक्शन है। सबसे पहला जो फंक्शन है उसको जो बेसिक टास्क है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फ्री इंडिया का, दूसरा हमें ऑर्डिनरी लॉज जो है कंट्रीज़ के उनको एनफोर्स करना है। तो इसके लिए इन बोला गया कि दैट अलग अलग दिनों में अलग अलग इनके रोल पर्पस के लिए काम होगा। ठीक है, तो जो असेंबली थी उसके जो फर्स्ट पार्लियामेंट उसे बोला गया। अब फाइनली जब हमें आज़ादी मिल गई तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको पहला पार्लियामेंट बोला गया फ्री इंडिया का, या हम इसे डोमिनेंट लेजिस्लेचर हम बोल सकते हैं। अब दो दो फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दूसरे लॉ मेकिंग बनाना है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रिसाइड करते थे, और जब वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी बनानी थी, मतलब लॉ मेकिंग के लिए कोई कानून बनाने के लिए बैठती थी, तो जीवी मावलंकर उसको प्रिसाइड करते थे। अब ये दो फंक्शन जो थे ये तब तक चले जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ। नवंबर 26 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन ओवर हो गया तब तक ही ये फंक्शन रहे, दो फंक्शन रहे। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था, बस उसे पारित होना था। तीसरी चीज़ ये थी कि मुस्लिम लीग के मेंबर हमने देखे थे जो कि पाकिस्तान वाले एरिया से आते थे, उन सब ने विड्रॉ कर लिया और वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको छोड़ के अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में लग गए थे, जिसकी वजह से टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 299 हो जाती है 389 सीट से। ठीक है, जो कि हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग था। अब जो स्ट्रेंथ था हमारे इंडियन प्रोविंसेस का, उनमें से 296 सीट्स जो थी 296 से हमारी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो सीट्स थी 296 से हमारी 229 हो जाती है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 93 से हमारी 70 हो जाती है। ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे तो ये हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद हुआ, ये इवेंट्स हुए हमारे, जो दो फंक्शन अलॉट किए गए, असेंबली को पावर दी गई, हमारा जो पाकिस्तान वाले मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान के एरिया वाले मेंबर्स थे, उन सब ने रिज़ाइन कर लिया और वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, और जितने भी जो हमारे जो सीट्स थे वो कम हो जाती है, 229 हो जाती है 296 से। प्रिंसली स्टेट्स की भी पोजीशन कम हो जाती है, 93 से हम 70 हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे फंक्शंस हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दिए गए वो सबसे पहले ये था दैट हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, हमें सर्टन ऑर्डिनरी लॉज को भी एनैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग हमारे टाइम पे अलग अलग चीज़ें हुई, जैसे कि इंडिया ने जो मेंबरशिप ली थी कॉमनवेल्थ की, ये बात थी मई 1949 की। दो आज़ादी के 2 साल के बाद हम जाके कॉमनवेल्थ के मेंबर बनते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है दैट जुलाई 22 1947 को, ठीक है, मतलब आज़ादी मिलने से पहले 1 महीने पहले हमने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। फिर मतलब जुलाई 22 1947 को हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फुली एनफोर्स होने से 2 दिन पहले जनवरी 24 1950 को, जनवरी 26 1950 को हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया। और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये 2 चीज़ें हैं जो कि जनवरी 24 1950 को आई है। फिर हमारे जो राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि पहले हमारे राष्ट्रपति बने हैं हमारी कंट्री के, वो भी जनवरी 24 1950 को आते हैं, उनको बनाया जाता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी वो 11 सेशंस तक चली और इसमें हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करा और एक ड्राफ्ट तैयार किया। उनके ऊपर डिस्कशन हुई कि क्या हमें इसको लागू करना चाहिए, डालना चाहिए। ठीक है, और जनवरी 24 1950 की बात है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट का फाइनल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक प्रोविजनल पार्लियामेंट जो था वो भी हमारा नए पार्लियामेंट तक चला, और फाइनली हमारे जनवरी 26 1950 तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट रहा। और फिर हमारा नया पार्लियामेंट फॉर्म हुआ जब हमारे 1951 में 1952 में हमारे इलेक्शन हुए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा पहला पार्लियामेंट नया पार्लियामेंट बना। अब हमने देखा कि दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने देखा था कि सर्टन काफ़ी सारे मेंबर्स थे, कुछ उनको सर्टन अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई थी, टास्क दिए गए थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही कुछ मेंबर्स ने सर्टन कमिटीज़ बनाई थी जिनको अलग अलग टास्क दिए गए थे। उनके नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि नंबर 1 हमारे जो यूनियन पावर कमेटी, मतलब जो यूनियन की जो पावर है वो किसके कमेटी जो डिसाइड करेगी कि क्या यूनियन की पावर होने वाली है, उस कमेटी को हेड किया था हमारे JL नेहरू ने। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन के लिए क्या प्रोविज़न है उसको भी JL नेहरू में प्रिसाइड किया, हेड किया।
उसके बाद प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोविंसेस के लिए के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, वो सरदार पटेल, क्योंकि सरदार पटेल वो थे जिन्होंने सब सारे प्रोविंसेस को, इवन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करा था और एक पूरा एक इंडियन यूनियन में उनको बनाया था यूनाइट करके। तो प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी के जो हेड थे वो हमारे सरदार पटेल थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, हम जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। तो ये हमारे नेचुरली हमारे B.R. अम्बेडकर इसको हेड करने वाले थे, क्योंकि वो वही है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। उसके बाद काफ़ी सारी एडवाइजरी कमिटीज़ थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स को लेके, माइनॉरिटीज़ को लेके, ट्राइबल एरियाज़ को लेके, तो इसको भी हमारे सरदार पटेल ने हेड किया था। इसके अलावा कुछ सब कमिटीज़ थी अंडर दिस एडवाइजरी कमिटीज़ ऑफ फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल इन द एक्सक्लूडेड एरिया। अब इसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, जिसको JB कृपलानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे माइनॉरिटी सब कमिटी HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन द असम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया गोपीनाथ बारदोलोई, एंड एक्सक्लूडेड एंड द पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के AB ठक्कर थे, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज के जो थे वो हमारे एक और सब कमिटी थी। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग मेंबर्स थे, अलग अलग इन्होंने प्रिसाइड किया था अलग अलग कमिटीज़ को। उसके बाद रूल्स प्रोसीजर कमेटी, हमारे प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने खुद से देखी थी रूल्स प्रोसीजर की किस तरह रूल्स होंगे, प्रोसीजर होंगे। एंड स्टेट्स कमेटी दैट इज़ नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, उसमें भी JL नेहरू थे, और स्टीयरिंग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये हमारी 8 मेजर कमिटीज़ थी उस दौरान। माइनर कमिटीज़ में हम देखेंगे कि माइनर कमिटीज़ में भी सर्टन लोग थे, जैसे कि हमारे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी, एंड हाउस कमेटी P सीतारमैया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रैदर हमें मेजर जो कमिटीज़ है उसको ही याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में हमने देखा था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे। ये अगस्त 29 1947 को बनी, और इनको टास्क दिया गया दैट दे हैव टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले चेयरमैन के तौर पे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर N. गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे कि दैट N. माधव राव को रिप्लेस किया गया था BL मित्र के द्वारा, क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो सही नहीं थी N. माधव राव की। तो BL मित्र ने उन्होंने BL मित्र की जो तबीयत थी वो सही नहीं थी, तो N. माधव राव ने रिप्लेस किया था, और TT कृष्णचारी ने रिप्लेस किया था DP खेतान को, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में। तो ये कुछ मेंबर्स थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, और कृष्ण स्वामी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हमारे KM मुंशी, हमारे मोहम्मद सदुल्ला, एंड N. माधव राव एंड द TT कृष्णचारी। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने सर्टन प्रपोजल लिया। अब देखेंगे कि दैट पीपल ऑफ इंडिया को उन्होंने बोला कि दैट ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग ड्राफ्ट पेश किया अलग अलग टाइम पे, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, ठीक है, और जो सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश होता है वो अक्टूबर 1948 में आता है। और जो ड्राफ्टिंग अब ड्राफ्ट कमेटी ने अराउंड 6 महीने तक जो है अपने ड्राफ्ट को प्रिपेयर कर लिया था, और उसके बाद वो अराउंड 141 डेज तक बैठे थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न था, तो ये हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था फाइनली अडॉप्ट हुआ, मतलब पार्शली अडॉप्ट हुआ, दैट वाज ऑन द नवंबर 26 1949, और इसमें अराउंड हमारे एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, और प्रियम्बल वाज इनैक्टेड, और जब हुआ जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ऑलरेडी इनैक्ट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था, वो खुद भी एक लॉ मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द जो भी डिस्कशंस थी, जो भी हमारे प्रोविजंस लाने थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और उनको लॉजिकल, फोर्सफुल, पर्सुएटिव और आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाना जाता था। उन्हें एक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला गया है। ही इज़ ए ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर of SCs and SCs scheduled caste, and he was the chief architect of the Constitution of India, जिसकी वजह से उन्हें मॉडर्न मनु बोला जाता था। अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी प्रोविज़न 26 जनवरी 1949 को ही एनफोर्स हो गई थी।
इसमें हमारे प्रोविज़न जैसे कि सिटीजनशिप को लेके, इलेक्शन को लेके, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल। अब ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल नवंबर 26 1949 से ही एनफोर्स हो गए थे। इसमें हमारा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, फिर हमारा 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो कि एनफोर्स हो गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, और जो कि हमारा नवंबर 26 1949 से ही एनफोर्स हो गए थे। उसके बाद कुछ हमारे जो रिमेनिंग प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो हमारे जनवरी 26 1950 में आते हैं। जनवरी 26 1950 से हमारा फुली कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, जिसको हम डे ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं, और इसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। तो जनवरी 26 ही क्यों सेलेक्ट करी गई? क्योंकि ये वही डेट थी जिस दिन हमारे जेएल नेहरू ने 1930 में एक पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था, और ये रेजोल्यूशन था लाहौर सेशन का 1929 में कि आईएनसी का, और जेएल नेहरू ने प्रोक्लेम किया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थी 1947 की। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो हमारी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थी 1947 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जितनी भी एनैक्टमेंट थी उन सबको जो था रिपील कर दिया। अब एबॉलिशन और जो था हमारा प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट ऑफ 1949, वो हमारा कंटिन्यू रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट ऑफ 1949 है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। बाकी जो भी लॉज है, एक्ट हैं हमारे अंग्रेज़ों के, वो सारे रिपील कर दिए जाते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करने वाले काफ़ी सारे थे। अब रीज़न उन्होंने ये दिए कि इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि क्या होता था कि दैट प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल के जो इलेक्टेड मेंबर थे वो आपस में इलेक्शन होता था, और वो आपस में इलेक्ट होके आते थे हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन होता था। उसके बाद दूसरा रीज़न ये दिया गया क्रिटिसाइज का कि इट इज़ नॉट अ सोवरन बॉडी, ये एक सोवरन बॉडी नहीं है। और क्योंकि इसमें जो ये बोला गया कि दैट असेंबली जो था वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ये बनी थी, और उन्हीं के ही प्रिंसिपल्स इसमें अप्लाइड थे। उसके बाद काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहा इनका, इन्होंने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफ़र किया। ठीक है, उसके बाद डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस जो थी उसका एक बहुत डोमिनेशन था। हमने देखा था कि काफ़ी सारे मेंबर्स थे, अराउंड 103 मेंबर, हमारे तो 203 मेंबर्स कांग्रेस से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे। फिर लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था, और कोई ग्रुप ढंग से रिप्रेजेंटेड नहीं था। डोमिनेटेड बाय द हिंदू क्लास थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो ये कुछ रीज़न थे कि क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। हमने देखा कि किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में एक मुहिम स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह रोल प्ले किया, क्या क्या उनमें कहाँ से उनमें एलोकेशन हुआ था सीट्स का, और किस किस बेसिस पे हुआ था, वर्किंग किस तरह था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने रखा था। उसके बाद हमारा जो चेंजेस जो हमने अंग्रेज़ों की एक्ट में करे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो एम्पावरमेंट मिलता है इस असेंबली को, फिर असेंबली की सर्टन कमिटीज़ जो कि फ्रेम करने वाली थी, फिर मेजर कमिटीज़ हमने देखी, माइनर कमिटीज़, और फिर हमने देखा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या रोल प्ले किया, कौन उसके मेंबर्स थे, किस तरह इसको एनफोर्स किया गया। ठीक है, और फाइनली हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है, और क्या क्या रीज़न थे इसको क्रिटिसाइज़ करने के।